डिस्कशन। मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकूं अबाउट फिजियोथेरेपी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को नहीं पता कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में। देखिए, आप विदाउट अंडरगोइंग सर्जरीज और विदाउट रॉटिंग योर स्टमक और लिवर जो आप मेडिकेशन से करते हैं, आप फिजियोथेरेपी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि आपके पास जनरल प्रैक्टिस में पेशेंट आता है और कहता है कि डॉक्टर साहिबा इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर साहिबा हमें पेन हो रही है, हमें इंजेक्शन लगवा दें, हम ये पेन नहीं बेयर कर सकते। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कंसर्न मेडिकेशन होता है। उनका कंसर्न ये नहीं होता कि आप उन्हें एक्सरसाइजेस रिकमेंड कर दें या आप उन्हें बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, जबकि उनका कंसर्न होता है कि जस्ट मेडिकेशन में तो 10-15 मिनट लगेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, जबकि उनके और साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकूं अबाउट फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल समझा सकूं कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो इसलिए चैनल हमने बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आगे डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लेकर इसको चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सम मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट फिजियोथेरेपी। लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रहे हैं, तो उनको आज हम ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला मिथ है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ उसके लिए होती है जिसको पेन होता है। बेसिकली फिजियोथेरेपी में आप देखें कि जो इंजरी का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है ना, तो उसमें जो गेटिंग रिड ऑफ पेन होता है वो एक पार्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि मेरा कोई सोर पार्ट है या मेरा कोई फॉल्टी पार्ट है जहाँ मुझे पेन हो रहा है, तो वही मेरी सोर्स ऑफ इंजरी है या वही मेरी इंजरी हुई है, तो हम गलत होते हैं। कभी कभी हमारे मूवमेंट पैटर्न की वजह से भी इंजरी होती है। बैड मूवमेंट पैटर्न हो या बैड पॉस्चर हो, उसकी वजह से भी इंजरी होती है। अब जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे शैटिका में हम कहते हैं कि लो बैक में पेन हो रहा है और लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है, तो लोग कहेंगे कि सिर्फ पेन है, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दैट। लेकिन लोग ये नहीं देखेंगे कि वो किस वजह से हो रहा है, वो बैड पॉस्चर की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर जब लोग आगे झुक के बैठते हैं उनको काइफोसिस हो जाता है। कॉर्टिक पॉस्चर की वजह से हमारी जो कंप्रेशन होती है और उसकी वजह से वो शैटिका ऑरिजिनेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ उस वक्ती तौर पे पेन को ट्रीट करें और हम पॉस्चर को ट्रीट ना करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोबारा कुछ वक्त बाद उस पेन को दोबारा एग्जैजरेट करना शुरू कर देगा और वही दोबारा पेन किलर्स खाएंगे, पेन की ट्रीटमेंट लेंगे। तो ओरिजिन उसका पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेन को वक्ती तौर पे ख़त्म करना इज़ नॉट गुड। आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए और प्रॉपर उसको समझना चाहिए कि पेन कहाँ से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसका पैटर्न देखें और उसको उस पैटर्न से ख़त्म करें, ना कि सिर्फ टेम्प्रेरी आप उसको पेन किलर्स और पेन रिलीव कर दें। लाइफ लॉन्ग आपको देखना चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग क्या सूट करता है। तो ये पहला मिथ तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन के लिए नहीं होती, इट इज़ फॉर एवरी पैटर्न जो आपकी बॉडी में चल रहा होता है और उस पेन को कॉज कर रहा होता है। सेकेंड मिथ अबाउट फिजियोथेरेपी ये है कि फिजियोथेरेपी जो है वो सिर्फ मस्कुलर इंजरीज को ट्रीट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट आर गुड एट ट्रीटिंग स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट और भी बहुत सारी चीज़ों को डील आउट करते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी इज ओनली अबाउट मसाज और पैक्स। नो, ये बहुत बड़ी फील्ड है और जो फिजियोथेरेपिस्ट मस्कुलर इंजरीज को सिर्फ नहीं ट्रीट करते और इंजरीज को भी ट्रीट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। जैसे आर्थराइटिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, इसके अलावा हमारे पास नर्व डिजीज़ आ गई, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ आ गई, फ्लैट फुट, उसको उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प आउट करते हैं। और न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं जैसे कि कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और स्ट्रोक का पेशेंट होता है। स्ट्रोक के पेशेंट की बॉडी तो फुली जैम्ड होती है, उसको भी फिजियोथेरेपिस्ट थ्रू एक्सरसाइजेस हेल्प आउट करते हैं ठीक होने में। साथ ही साथ माइग्रेन, हेडेक और सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट सर्जरी आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। लोगों को लगता है कि सर्जरी करवा लेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं, सर्जरी तो करवा लिए लेकिन मूवमेंट कैसे रिस्टोर करनी है, मूवमेंट तो फिजियोथेरेपिस्ट ने रिस्टोर करवानी, किसी ऑर्थोपेडिक या किसी और ने तो नहीं करवानी है आपको। तो इसीलिए उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारे लोगों को नहीं पता। तो इसलिए सेकंड जो हमारा मिथ है ये भी यहीं ख़त्म हो जाता है कि सिर्फ मस्कुलर के लिए नहीं होते बल्कि एक वास्ट फील्ड है फिजियोथेरेपी। तीसरा और सबसे बड़ा मिथ हमारी सोसाइटी का कि एक दो एक्सरसाइजेस जाके पूछ लेते हैं या कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे अगर हम उन्हीं को डेली लेके चलेंगे। तो ये सबसे बड़ा और गलत मिथ है आप लोगों का
क्योंकि एक डिजीज़ में स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस के हिसाब से ही डिज़ाइंड होती हैं एक्सरसाइजेज, और आपको लगता है कि वो टेम्प्रेरी आपको इफेक्ट देगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आपको वो एक दो एक्सरसाइजेज जो आप कंटिन्यूस कर रहे हैं वो हेल्प आउट करेगी, लेकिन वो आपको रिवर्स करने में डिजीज़ नहीं हेल्प आउट करेगी। जब आप प्रोग्रेस करते हैं ना अपने मसल को या उस डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेज भी चाहिए होती हैं, प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट के साथ आपको एक्सरसाइजेज चाहिए होती हैं। वही आप जो पहली स्टेज की एक्सरसाइज अगर आप थर्ड में भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ आपका मसल जो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है उसको फिर उसी वीक पॉइंट पे आप लाके खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए ये सोचना कि हाँ चलो एक दो एक्सरसाइजेज हम सीख आते हैं या करवा लेते हैं तो उनसे हम डेली अगर करें तो ठीक हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा और गलत मिथ है आप लोगों का। फोर्थ मिथ हमारा ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए डॉक्टर का रेफरल लगता है। क्यों? आपको कोई रेफरल नहीं लगता फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए। आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं जाके। फिजियोथेरेपिस्ट में इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो आपको स्क्रीन आउट करके सारे टेस्ट प्रोसीजर्स करवा के आपका एक डायग्नोसिस, आपका जो मसला है उसको देख सके। तो आप विदाउट एनी कंसल्टेशन, एनी रेफरल आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी में ये क्यों मिथ है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले तो हमें डॉक्टर का रेफरल चाहिए, ऑर्थोपेडिक का चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको पूरी स्क्रीनिंग के साथ आपकी डिजीज बताता है कि आपको ये इशू है और उसके फिर रिकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइजेस और ट्रीटमेंट बताता है। तो इसलिए आपको किसी के रेफरल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू कैन वॉक इन टू द क्लिनिक ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट और जाके आप अपना इश्यूज या साइन एंड सिम्टम्स उसको बता दें तो वो आपको स्क्रीन आउट कर लेता है। तो इसीलिए ये मिथ भी यहीं खत्म होता है कि हमें डॉक्टर का रेफरल चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए। फिफ्थ मिथ ये है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज पेनफुल। सो नो, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता। फिजियोथेरेपिस्ट जब आपको असेस करता है तो वो आपका पेन थ्रेशोल्ड देखता है और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट लेवल देखता है। वो देखता है कि आपको इस मूवमेंट में इधर पेन हो रहा है, इस रेंज में आके पेन हो रहा है, इस लेवल पे आके पेन हो रहा है या इस डिग्री पे पेन हो रहा है। तो वो आपको वहां तक फोर्स नहीं करता। तो इसलिए वो आपके उसी लेवल में रह के, उसी थ्रेशोल्ड में रह के आपको मूवमेंट रिस्टोर करवाने की हेल्प आउट करता है। फिर जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मूवमेंट को इंक्रीज करता है। ये नहीं कि आप पहले दिन आया आपके ऊपर जोर लगा के उसने आपकी पेन थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाके आपको मूवमेंट करवा दी। नो, जब तक आपकी वो आराम से लेवल नहीं क्लियर होता वो तब तक आपको नहीं उसके लिए फोर्स करता। तो इसलिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इज नॉट पेनफुल एट ऑल। ये मिथ भी यहीं खत्म होता है। सिक्स मिथ ये है कि सर्जरी जो है बेसिकली लास्ट ऑप्शन है और उसके बाद दुनिया खत्म है। नो, सर्जरी लास्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे हम बात करें फॉर्म्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, 7 मेनिस्कल टियर्स की या रोटेटर कफ के टियर्स की, फिजियोथेरेपी जो है इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए इफेक्टिव उतनी ही मानी गई है जितनी हम सर्जरी को मान दें। तो सर्जरी कंसीडर करने से बेहतर है कि आप फिजियोथेरेपी के सेशंस लें, उनमें कंपैरिजन रखें कि यहाँ पहले ट्रीटमेंट में मुझे इतना हुआ था, पहले दूसरे ट्रीटमेंट में मेरे साथ मतलब इतना मुझे कंफर्ट हुआ। अगर आपको अपने फिजियोथेरेपी सेशंस में कोई इम्प्रूवमेंट ना लगे देन गो फॉर सर्जरी। ये नहीं कि आप विदाउट फिजियोथेरेपी को चांस दिए आप डायरेक्ट सर्जरी ऑप्शन को ऑप्ट कर लें। नो, गो फॉर फिजियोथेरेपी सेशंस और फिर देखें कि आपके मूवमेंट में बेहतरी है या नहीं है। देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग हमें मिसगाइड भी करते हैं, बहुत सारे लोग हमें बिल्कुल नहीं सही चीज़ें बताते। तो इसीलिए ये आपके ऊपर ही होता है कि आप ये देखिए, समझे, जाने कि आपको पहली चीज़ क्या करवानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कट्स लगवा के बैठे हो, नहीं, आप पहले लोगों से कंसल्ट करें, लोगों के पास जाएं, देखें और उस चीज़ का हर ऑप्शन देखें कि यार ये मुझे मसला हुआ है, मैं इसमें क्या क्या चीज़ कर सकता हूँ। सर्जरी को थोड़ा लास्ट ऑप्शन रखा जाए तो वो बेटर होता है एज कंपैरिजन कि आप पहले सर्जरी करवा लें। ये मिथ भी यही ख़त्म। 7 मिथ तो बहुत कॉमन मिथ है कि फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपी एक ही चीज़ है। तो नो, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इन दोनों को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जो फिजियोथेरेपी है वो एक पेन और डिसेबिलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए की जाती है, और जो मसाज थेरेपी रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ जो फिजियोथेरेपी होती है उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके डायग्नोसिस बनाते हो, ट्रीटमेंट बनाते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी और मसाज थेरेपी दोनों डिफरेंट है, डोंट कंफ्यूज दैम।
ये मिथ भी यहीं ख़त्म होता है। एट्थ मिथ जो है वो बेसिकली है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। नहीं, हम 5 साल की डिग्री लेते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब या 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद हम इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम एक पेशेंट को असेस करके स्क्रीन करके उसके डायग्नोसिस बनाएं और उसको ट्रीटमेंट दें इंडिपेंडेंटली। बेशक एक्यूट हो, क्रोनिक पेशेंट हो, हम उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट डिप्लोमा होल्डर्स नहीं होते, ये भी मिथ गलत है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।